नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। हरियाणा और पंजाब के बीच में जल विवाद का मुद्दा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब केंद्र ने ऐसा फैसला लिया है जिस पर हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने ऐतराज जताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 1974 में बदलाव कर दिया है, जिसके बाद बोर्ड से हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म हो गई है। अभी तक बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे और एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से होता था, लेकिन संशोधित नियम के बाद अब दूसरे प्रदेशों से भी इसमें सदस्य लिए जा सकेंगे। स्थायी सदस्यता खत्म करने को लेकर पंजाब और हरियाणा में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने विरोध करते हुए फैसले को दोनों राज्यों के अधिकारियों पर कुठाराघात करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते पहले भी बीबीएमबी में हरियाणा कोटे से मिलने वाले पदों में कटौती होती रही है। अब विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर के इस पर ऐतराज जताया है, जिसकी जानकारी खुद सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने दी है। तो बीबीएमबी को लेकर के विवाद क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं। अब तक बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे से होता था और इसी तरह से एक सदस्य हरियाणा के सिंचाई विभाग से भी होता था, लेकिन इसमें अब परिवर्तन किया गया है और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो नियम है 1974 उसमें बदलाव किया गया है। अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड संशोधन नियम 2022 को लागू किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि पंजाब और हरियाणा से जिस तरह से स्थायी सदस्यता हुआ करती थी उसको फिलहाल समाप्त कर दिया गया है और अब इसमें कोई भी राज्य या दूसरे प्रदेश से भी इसमें सदस्य को लिया जा सकता है या उनको अपॉइंट किया जा सकता है। अब तक बीबीएमबी का एक सदस्य पंजाब के बिजली महकमे से, जबकि हरियाणा का एक सदस्य सिंचाई विभाग से होता था, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और इन पदों को खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और जाहिर बात है कि इस तरह कि इस नियम के बाद अब इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया और खासतौर से हरियाणा के अंदर इसको लेकर के कांग्रेस ने इस पर अपना ऐतराज जताया है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उन्होंने एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा है। ये विषय जब चला था तभी हमने अपना प्रोटेस्ट जो है वो केंद्र सरकार को लिखित में भेजा था कि ये विषय ठीक नहीं है। उनके पास किसी प्रकार की कोई फीडबैक ऐसी रही होगी। कुछ कोर्ट के भी एक निर्णय में टिप्पणी आई हुई है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सबको प्रदेशों को एक अधिकार होना चाहिए, सब लोगों को जो इस लेवल के हैं उनको अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए। फिर उसका चयन करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और एक चयन करने के बाद जो अच्छे बेस्ट सूटेबल मेंबर होंगे वो होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि चूँकि इसके ऊपर भाखड़ा डैम के ऊपर जो एक प्रकार से जो अधिकार है जो इसका उपयोग करते हैं, चाहे पानी का चाहे बिजली का, उसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, यही सब प्रदेश हैं जिनका एक पानी और बिजली का उपयोग जो हम करते हैं। पहले जो परंपरा थी उसी परंपरा से चलना चाहिए। अब उसके बाद भी अभी तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, फिर भी हम केंद्र सरकार को ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो पहले व्यवस्था। तो वहीं कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसको लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान की नुमाइंदगी खत्म कर मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे चारों प्रांतों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है, हमारे अधिकार छीने हैं, हमारे अधिकार रौंद दिए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा में खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की एक ऐसी सरकार है जो मोदी सरकार के आगे चूं तक नहीं कह पा रही। जयराम ठाकुर जी हिमाचल में कुर्सी को ऐसे चिपके बैठे हैं कि हर हिमाचल के अधिकार खत्म हो तो हों, परंतु वो उफ नहीं करेंगे। जो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में और राजस्थान में भाजपा के केंद्रीय मंत्रीगण हैं या उनके नेतागण हैं, उनकी तो सांस तक नहीं निकल पा रही। हम पूछना चाहते हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, जयराम ठाकुर जी, हमारे साथी अनुराग ठाकुर जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ढींडसा जी, मोदी जी से ये सवाल पूछ पाएंगे? तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट में अब जिस तरह का संशोधन किया गया है इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और खासतौर से अभी आपने सुना कि किस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसमें पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा
इनके अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है और इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ अब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां से क्या इसको लेकर के कोई आवाज उठेगी, इसको कहते हुए सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि उन्होंने पहले भी इसको लेकर के अपना ऐतराज व्यक्त किया था और अब एक बार फिर से उन्होंने एक पत्र लिखा है और अब जिस तरह से इस एक्ट में संशोधन किया गया है या जो बदलाव किया गया है उसके बाद इसको लेकर के अब क्या निर्णय इस पर आगे लिया जाता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीधे तौर पर इसको राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। और चलिए आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर के आखिर क्या विवाद है, ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। दूसरा अहम सवाल यह है कि बीबीएमबी से आखिर हरियाणा के जो अधिकार हैं वो क्यों कम किए गए हैं, ये भी सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसको भी विपक्ष लगातार उठा रहा है। हरियाणा कोटे के पदों में आखिर कटौती क्यों कर दी गई है, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजेंद्र नेहरा जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी आपका भी स्वागत है। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत मंजेटा जी आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर के अभी सवाल उठ रहे हैं, कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी अपना ऐतराज इसको लेकर के दर्ज करवाया था और अब फिर से उन्होंने एक पत्र लिखा है, कैसे इसको देखा जाए और आपका पक्ष मैं इस पर जानना चाहूंगा। देखिए आयुष जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी आयुष जी देखिए, आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो बोर्ड है, जो बीबीएमबी है, उसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, सारे अखबारों के अंदर भी ये खबर प्रमुखता से लगी हुई है और मैंने खुद ने भी आज अमर उजाला अखबार के अंदर इस खबर को पढ़ा था। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड के जो मौजूदा सदस्यों को ना तो बाहर किया गया है और पहले की तरह जो सचिव है या पावर सचिव और सचिव सिंचाई के जो पद हैं उन पर पंजाब और हरियाणा के जो स्थायी सदस्यता है वो पहले की तरह कायम रहेगी। दूसरा, बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बोर्ड के मौजूदा सदस्यों में कोई फेरबदल किसी भी तरह का नहीं किया गया है, ना किसी को जोड़ा गया है, ना किसी को बाहर किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल के अलावा किसी भी बाहरी राज्य को सदस्य के तौर पर अवसर नहीं दिया जाएगा। जो पहले कंडीशन थी वो कंडीशन अभी भी है। और बोर्ड का कहना है कि सदस्यों की केवल तकनीकी योग्यता में ही परिवर्तन किया गया है। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि कोर्ट का एक मामला था, इसमें नियमों का उल्लेख पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जगमोहन सिंह बनाम केंद्र सरकार व अन्य की याचिका पर जो निर्देशित जो कोर्ट की तरफ से निर्देश मिले थे उसके हिसाब से इसमें आयुषी नियम बनाए गए हैं। नियम बनाने बहुत जरूरी थे और इसमें किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल बोर्ड ने नहीं किया है। बड़े स्पष्ट रूप से आज बीबीएमबी बोर्ड ने सभी अखबारों के माध्यम से अपनी तरफ से इस बात को स्पष्ट किया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाने का अगर प्रयास कर रहा है तो जो नियम पहले थे, जो पहले उसके अंदर संशोधन। तो विजेंद्र जी, अगर इसमें कोई संशोधन किया नहीं गया है तो फिर संशोधन हुआ क्या है, थोड़ा उसको बताएं। और फिर मुख्यमंत्री ने पत्र में क्या लिखा है फिर? देखिए, तकनीकी रूप से जो नियम बनाने थे वो नियमों को स्पष्ट किया है। पहले नियम आयुष जी अस्पष्ट थे और माननीय हाईकोर्ट की, जो मैं आपको बताया जगमोहन सिंह केस का जो मामला था, माननीय कोर्ट की तरफ से जो निर्देश थे कि इसमें नियम बनाए, तो सिर्फ वो नियम बनाए गए हैं। इसमें बाकी कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। आज बड़े स्पष्ट रूप से सभी प्रमुख अखबारों के अंदर बोर्ड ने अपनी बात को कहा है, सभी को कहा है। इसमें कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पहले थे तकनीकी रूप से सिर्फ उसमें एक नियम बनाए गए हैं और वो नियम बनने तो बहुत जरूरी थे क्योंकि बहुत समय नहीं, नियम बनाए गए हैं तकनीकी रूप से जो भी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक पत्र तो लिखा है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री तो अभी भी स्टेटमेंट दे रहे थे, हम लोगों ने वो बाइट भी चलाई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो संशोधन आप कर रहे हैं ये हरियाणा के हित में नहीं है और चूंकि अगर यह संशोधन किया गया है जिसकी अधिसूचना है तो इसको लेकर के एक पत्र उन्होंने फिर से केंद्र सरकार को लिखा है। तो भाई उस पत्र के अंदर कुछ तो लिखा होगा ना मुख्यमंत्री ने, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया है तो मुख्यमंत्री खुद बता सकते थे कि इसमें कुछ बदलाव नहीं है। ये तो आप बता रहे हैं। क्या लिखा मुख्यमंत्री ने पत्र में? मैं आपको बता देता हूं आयुष जी,
मैं आपको डिबेट के बाद में या बीच में आप कहें तो जो प्रमुख अखबार की कटिंग मैं लेके आया हूँ, मेरे पास रखी हुई है, वो मैं आपको भेज सकता हूँ, जो जिसके अंदर स्पष्ट किया, खुद बोर्ड ने जब स्पष्ट कर दिया तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ किसी किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। और बोर्ड ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा हरियाणा की भूमिका, पंजाब की भूमिका जिस तरह से पहले स्थायी सदस्य के तौर पे थी वो बाकायदा बरकरार रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नियम बनाए हैं, नियम बनाने बहुत जरूरी था, यही बोर्ड का कहना है और यही मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है महिमा जी, जब कुछ संशोधन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ ही नहीं जिसमें हरियाणा का कोई हक जा रहा हो, तो फिर ऐतराज किस बात का? पहले तो ये तय कर लें भाजपा आयुष जी कि वो मुख्यमंत्री की बात से स्वयं भी सहमत है कि नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक तरह से नजरें चुरा ली हैं हमारी राज्य सरकार से, उसी तरह से ऐसा लगता है कि जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं चर्चाओं में आकर के खुद ही वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि असल में वो इस बात को माने कि न माने। क्योंकि देखिए 2017 में आयुष जी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये जिम्मेदारी केंद्र को दी थी कि भारत के हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों के अंदर जो सतलुज यमुना लिंक का जो मसला बहुत पहले से चला आ रहा है, पानी को लेकर एक वो ही मसला पिछले कई दशकों से बहुत था, और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में सीधे सीधे केंद्र को आदेश किया था कि आप मध्यस्थता कर करके इसको सुलझाएं, इसका समाधान निकालें। जिस दिशा में आज तक हमें केंद्र की ओर से कोई पुख्ता कदम, कोई सकारात्मक कदम दिखाई नहीं दिए हैं या उसका कोई समाधान तो बिल्कुल कहीं पर भी झलकता है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने एक और क्या काम कर दिया है, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा जो ऑब्जेक्शन बार बार रेज की गई हैं ये बीबीएमबी के नियमों के विषय में, उसको भी उन्होंने पूरे तरीके से दरकिनार, नजरअंदाज करते हुए अपनी मनमानी एक बार की है, एक बार फिर से की है। और आज मुझे समझ ये नहीं आता है, यदि इसे हम संघीय व्यवस्था, जो भारत की संघीय व्यवस्था है, फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, कि स्टेट अपने फैसले लेती है, केंद्र अपने फैसले लेता है, आज एक बार फिर उसके ऊपर यदि हम ना कहें कि आघात किया गया है तो फिर इसे और क्या कहें। क्योंकि जब जीएसटी के अंदर जब जीएसटी बिल लाया गया था, जब जीएसटी कानून बनाया गया था, उस समय पर भी यदि आपको याद होगा जो 101वां संशोधन है संविधान के अंदर, जिसके जरिए जीएसटी का कानून लाया गया था, उस समय पर भी इसी फेडरल अरेंजमेंट के ऊपर, इसी संघीय व्यवस्था के ऊपर आघात किया गया था, क्योंकि टैक्स जो था वो केंद्र और प्रदेशों का अपना अपना मसला था। उसी प्रकार से आज इस जल व्यवस्था के मामले में, और ये अलग क्यों है मसला, क्योंकि देखिए बीबीएमबी जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वो एक ऐसी 74 से जो कानून चला आ रहा है उसमें संशोधन करे, उसमें प्रदेश सरकार संशोधन करे, क्योंकि प्रदेश सरकार जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उनको जानती है, जो स्थानीय चुनौतियां हैं उनको जानती है, और उसी के मुताबिक वो संशोधन कर सकती है। माननीय कुमारी शैलजा जी ने, हमारी अध्यक्षा महोदया ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि ये जो नियम लाए गए हैं बिल्कुल वही नियम जिनकी अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे नियम लाए गए हैं, और जिसके ऊपर मनोहर लाल जी ने तो चुप्पी साधी हुई। हमने उनके मुंह से तो ऐसा नहीं सुना कि बहुत अच्छे नियम लाए गए हैं या उसका लोगों को कोई फायदा होने वाला है। लेकिन हमारी माननीय अध्यक्षा ने बार बार ये कहा है और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये कहा है कि जो हरियाणा बिजली विभाग के जो हमारे लोग हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, वहां के इंजीनियर्स, उसके अंदर जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उन मापदंडों को कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। यदि आप उन्हें विस्तृत तौर पर उनकी समीक्षा करें उन नियमों की, तो आप ये पाएंगे कि स्थानीय अधिकारी उनकी पुष्टि कभी कर नहीं पाएंगे, और ये सीधे सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है अपने चुनिंदा लोगों को हरियाणा के इस बड़े संगीन विषय के अंदर उनकी एंट्री करा देने का। जैसे आईएएस के अंदर भी हमें पता है, ये पहली बार हुआ था देश के इतिहास में कि आईएएस जैसी सर्विस के अंदर लेटरल एंट्री इस सरकार ने आकर के अलाउ कर दी थी। जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसके अंदर भी लेटरल एंट्री अलाउ कर दी गई। तो सीधे सीधे आघात है हमारी संघीय व्यवस्था के ऊपर, और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि खट्टर और दुष्यंत चौटाला सरकार भी इसके ऊपर चुप्पी साधे रखेगी तो फिर 2024 बहुत दूर नहीं है आयुष। रजत पंजेटा जी आपका भी एक रिएक्शन चाहता हूँ। आयुष जी एक सवाल करूं? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछिए आप कि जो सेंटर का विद्युत मंत्रालय है
अगर वो कोई अमेंडमेंट करता है एक्ट में, कानून बड़ा है, या जो आज ये यथास्थिति बता रहे हैं कि आज के टाइम पे इस वक्त कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रोविजन एक्ट में कर दी गई है, वो इससे बात करने से कन्नी काट रहे हैं, इससे बात करने से ये चाहते नहीं है इस पे कोई बात भी करे, और ये बोल रहे हैं विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। आपकी सेंटर का विद्युत मंत्रालय है, भाजपा सरकार का, आप ही की भाजपा सरकार का। आप ये कहना चाहते हैं कि एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो कुछ नहीं है, यथास्थिति आज नहीं चेंज हुए, लेकिन भविष्य में हम कोई अस्थायी मेंबर नहीं है, हमारा अस्थायी कोई वो नहीं है इसके अंदर, हम स्थायी परमानेंट मेंबर है। अगर आप देखें तो संघीय ढांचे पे बिल्कुल मैं कहूंगा ये प्रहार है, सीधा सीधा। और हरियाणा के हितों के ऊपर आप ये देखिए, अब हरियाणा जैसी स्टेट है, अब एक मुद्दा है बड़ा टाइम से चलता आ रहा है, मैं नहरों का नाम लूंगा, कावेरी का, महानदी का, नर्मदा का। अब आप नर्मदा का मुद्दा जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है, अब क्या हरियाणा के मेंबर को वहां के क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में ज्यादा पता होगा या वहां के स्टेट के लोगों को? आप उठा के गुजरात के किसी मेंबर को यहां फिट कर देते हैं। पहले तो आप हमारी परमानेंट सीट है, कोई अस्थायी सीट नहीं है, अब आप सीधा ये कह रहे हैं कि उसको हटा के उसकी जगह हम गुजरात का या कहीं की किसी और स्टेट का लाके मध्य प्रदेश का उस व्यक्ति को यहाँ बिठा देंगे, जिसको हरियाणा के हितों का से कोई लेना देना ही नहीं है। हरियाणा के हितों की रक्षा, वेस्टलैंड का मुद्दा ही ले लीजिए, आर्टिकल हमारा 262 है, जिसको वाटर शेयरिंग का क्या हमें आज तक मिला हमारा बराबर अधिकार? 1966 के अंदर जब हम अलग हुए थे, कोई 42 और 58% का हमारा था, क्या वो आज तक हमारे को शेयर मिला है? अब ऐसे संगीन इश्यूज के ऊपर अगर आप हरियाणा के किसी व्यक्ति को जो हरियाणा के हितों की रक्षा कर सके, आप क्या चाहते हो किसी और को? ये देखिए कंट्रोल नहीं है, ये सीधा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रही है सेंटर की सरकार, रिमोट, ताकि वो कॉल ले सके। तो देखिए ये सीधे सीधे तौर पे ये बहुत गलत कदम है। अगर इसको भी जस्टिफाई भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठ के ये कह रहे हैं कि आज की डेट में नहीं हटा है, आप निश्चित रहिए, जिस तरह कृषि काले कानून ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि काले नहीं है ना, उसी तरीके से ये अब हरियाणा के जो पानी का हक है, जो वो भी ये हक मारना चाहते हैं ताकि ये सेंटर अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखे। ये कोई जस्टिफाई करने वाला आपका, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और भाजपा के प्रवक्ता की अगर ये रणनीति है और भाजपा के प्रवक्ता अगर इसको सही ठहरा रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं वो। तो ये भाजपा के प्रवक्ता को बताए, अपना स्टैंड क्लियर करे पहले। ठीक है। अमित नेहरा जी, क्या वाकई में फेडरल स्ट्रक्चर पे आपको लग रहा है कि कहीं कुठाराघात है या इंक्रोचमेंट करने की कोशिश हो रही है, उसको इस तौर पर देखेंगे, या बीजेपी का जो वर्जन है, जो अभी अमित नेहरा जी कह रहे थे कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होने बहुत जरूरी थे, वो चेंजेस इसलिए इसके अंदर किए गए हैं? कैसे आप इसको देखते हैं अमित जी? आपका एक रिएक्शन चाहता हूँ। देखिए आयुष, मैं तो ये कहूँगा कि फेडरल को तो छोड़िए, मुझे जो लगता है वो ये है कि इसको मैनेजमेंट बोर्ड को मिसमैनेजमेंट बोर्ड की तरफ दिखाया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट। और देखिए बात सही है, 2 परमानेंट मेंबर है इसमें, टोटल तो 9 मेंबर है, लेकिन 2 जो मेंबर परमानेंट है वो पावर का मेंबर है स्थायी, और इरिगेशन का जो मेंबर है वो पंजाब की तरफ से आता है, और जो पावर का स्थायी मेंबर है वो हरियाणा की तरफ से आता है। और देखिए इसमें बहुत पुरानी मांग है पंजाब की, जो कि आंकड़ा जो है वो पंजाब में पड़ता है, इसलिए पंजाब राइपेरियन स्टेट है। आप मेरी बात समझिए, राइपेरियन स्टेट के नाते वो कह रहे हैं कि चेयरमैन भी हम डिमांड तो इन स्टेटों की ये है कि चेयरमैन भी होना चाहिए। अब केंद्र सरकार ने क्या इसमें गड़बड़ी कर दी कि जो स्थायी सदस्यता है वो खत्म कर दी। तो सीधे सीधे एक कुठाराघात है। इधर देखिए हरियाणा का जो है आसीन बीजेपी और अपना जेजेपी, और एक पीछे ये लेके आए हैं कि जो लगेंगे उसमें 75% हरियाणा के मूल निवासियों को हम आरक्षण देंगे। एक तरफ तो ये कह रहे कि यहाँ निवासी उसमें आए, और दूसरी तरफ हमारे जो पंजाब और हरियाणा के जो है उनकी जो सत्ता उसको हटा के विरोधाभासी चीजें कर। देखिए एक उनकी आवाज जा रही सेंटर में,
तो ये एक बड़ा देखिए गंभीर विषय है, इस पे सोचना चाहिए। अच्छा, मिसमैनेजमेंट बोर्ड में इस बात से नहीं कह रहा हूँ, आप अगर पूरा देखेंगे मैनेजमेंट बोर्ड को, तो पंजाब में तो जो लाभान्वित होते हैं हिमाचल भी है, उसमें पंजाब भी, उसमें भी है, राजस्थान भी है, लेकिन तो हरियाणा तो पंजाब जो चलिए नेहरा जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी ऑडियो बहुत इंटरप्ट हो रही है। मैं दोबारा से आपके पास वापस आता हूँ। मैं तब तक अमित नेहरा जी का विजय नेहरा जी का रुख कर लेता हूँ। विजय जी, चूंकि ये जो बात यहाँ पे कही जा रही है, सीधे तौर पर आरोप सीधा ये है कि कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक तरह की दखल अंदाजी है, क्योंकि हरियाणा के हक की ये बात है और आप ये कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन होना जरूरी था, कुछ मैनेजमेंट को लेकर के प्रॉब्लम थी, उसको सही करना जरूरी था। आपका रिएक्शन चाहता मैं इसके ऊपर। देखिए आयुष जी, अभी जो कुछ सवाल मेरे साथी ने उठाए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। उनका कहना था कि भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे। जो बीबीएमबी बोर्ड है उसने स्पष्ट कर दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट हो सकता है कि उससे पहले की हो, तो बीबीएमबी बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि पंजाब हरियाणा की जो स्थायी सदस्यता है वो कायम रहेगी। आप चाहें तो उनका पक्ष ले सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं, और बाहरी राज्यों को प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं मिलेगी जिम्मेदारी, जो जिस तरह की चर्चा ये लोग कर रहे थे पहले। बोर्ड का कहना है कि चारों मौजूदा जो सदस्य हैं उनका प्रतिनिधित्व पहले जैसा बना रहेगा, बोर्ड ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। और पहले से जो तय प्रतिशत के अनुसार जो सदस्य जो राज्य हैं उनको बिजली भी और सिंचाई के लाभ भी पहले जैसे मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो बीबीएमबी है उसने बड़ा स्पष्ट किया है कि बोर्ड के जो मौजूदा सदस्य हैं उसमें किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी, और पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल के अलावा किसी अन्य राज्य को बिल्कुल भी सदस्यता इसकी नहीं दी जाएगी। ये बोर्ड ने खुद सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, और सदस्यों की केवल तकनीकी योग्यता में फेरबदल किया गया है। बाकी इसके अंदर कोई भी कैसा भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। इसके अलावा बोर्ड ने कहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जो जगमोहन सिंह बनाम केंद्र सरकार व अन्य राज्यों की जो याचिका थी, उस याचिका के निर्देश के अनुसार जो तकनीकी योग्यता है उसके जो नियम है उनका उल्लेख किया है स्पष्ट रूप से। इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। और दूसरा, अभी जो महिमा जी बात कर रही थी आयुष जी, उन्होंने एसवाईएल का विषय उठाया, जबकि एसवाईएल का बारे में चर्चा करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पंजाब के अंदर जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं कांग्रेस का, तो खड़े होकर कहते हैं कि पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते। और मेरे इनेलो के साथी जो कह रहे थे जब इनेलो की सरकार थी तो इनेलो भी कुछ नहीं किया एसवाईएल के लिए। और इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये तो एसवाईएल नहर बनने से हरियाणा के किसानों को हर साल कितना फायदा होगा, और इसके संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में फैसला कराया और तेजी से उसकी सुनवाई करी। 24/3/1976 को भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फिट पानी देने की घोषणा की थी। तो आप लगाइए 1976 से किसकी सरकार थी देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर? भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में 29 फरवरी 2016 से 12 मई 2016 तक नियमित सुनवाई करवाई, नियमित लगातार हमने सुनवाई करवाई, और 10 नवंबर 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। इसके बावजूद आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया था 2004 के अंदर। तो किसकी सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्यों नहीं कर पाए? दूसरा मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस अपने 10 साल के शासनकाल के अंदर राष्ट्रपति के संदर्भ के लिए संवैधानिक बेंच तक का गठन नहीं कर पाई। बड़ी शर्म की बात है आयुष जी, ये लोग इतना तक नहीं कर पाए। दूसरा, ये कांग्रेस ही तो राजीव लोंगेवाला समझौते के तहत चंडीगढ़ को भी पंजाब को देना चाहते थे। ये हमारी सरकार ने, भाजपा ने विरोध किया, उसके बाद रुका। और ये भारतीय जनता पार्टी तो वो सरकार है, मैं दोनों अपने जो साथी प्रवक्ता उनको कहना चाहूंगा कि हमारे 6-6, 7-7 विधायकों ने एसवाईएल के लिए अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो विधायक थे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो हमारी सरकार एसवाईएल के लिए आज भी हम लोग बजट इश्यू करते हैं। हमने राष्ट्रपति से, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला कराया है, और एसवाईएल नहर को अगर कोई बनाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। नेहरा जी, अब आपने जो बात कही, ठीक है, चलिए इस पर मैं जवाब लेता हूँ। एक सेकंड, महिमा जी, पहले महिमा जी। महिमा जी, आपका ऑडियो शायद मुझे लग रहा म्यूट है, एक बार अनम्यूट करें।
कहा ये तो बात हो गई आरोप प्रत्यारोप की। अब जरा एक ठोस का जवाब दे दें कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2017 में आया था उस पर क्या कदम उठाए जा चुके हैं। मैं उत्तर मांग रही हूँ भाजपा। नेहरा जी जवाब दीजिए, फैसला आ गया, आपने क्या कदम उठाए? आयुष जी, मैंने जो सवाल किया उनका तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने तो इनको बताया कि राष्ट्रपति का फैसला, सत्ता में कौन है? न्यायालय का सत्ता में फैसला, कौन? और सुनिए महिमा जी बता देता हूँ, सुनिए, हमने लगातार सुनवाई करवाई है, अपने पक्ष में फैसला कराया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार बैठकें की हैं। उसके बाद में आपने वहां के मुख्यमंत्री को बदल दिया, वहां राजनीतिक हालात दूसरे शुरू हो गए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 17 में फैसला अगर आ गया तो अभी तो 7 साल होने को आ गया, कितना बढ़े आगे? हम लोगों का पूरा देखिए, हम लोगों का पानी तो नहीं आया, मुझे लग रहा 7 साल में तो आ जाना चाहिए था। 7 साल में पानी तो कम से कम आ ही जाता। आयुष जी, हमने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से फैसला तो कराया, तो वो भी नहीं करा पाए, और हम लोग बजट तो इशू कर रहे हैं, हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, तो वो भी नहीं तो नेहरा जी उस फैसले का फायदा क्या है जब जनता को पानी नहीं मिल रहा, ना उनके शासन में मिला ना आपके शासन में मिला, फैसला करवा करके भी बैठे हुए हैं, वहां फैसला नहीं हो पा रहा था, क्या उसमें क्या फर्क हुआ? आयुष जी देखिए, पंजाब भाई जनता को अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिल जाए तो मैं ये मानूं कि आपका बेहतर था, भाई आपने फैसला भी करवाया, आप पानी भी ले आए। देखिए मैं बताता हूँ, पंजाब के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार से पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और नेहरा जी फैसला आपके हक में है, कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मध्यस्थता करके इस पर कोई निर्णय पर जाए, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र सरकार, और 17 से लेकर के 22 तक सब आपकी ही सरकार है, फिर भी नहीं हो रहा है। आयुष जी केंद्र सरकार ने लगातार कोशिश की है कि पंजाब से बातचीत करके मध्यस्थता करने के बाद में केंद्र सरकार ने दोनों मुख्यमंत्री को बिठाया है, इसके साथ साथ में सेंट्रल मिनिस्टर भी बैठे हैं, लेकिन इन लोगों ने तो खुलेआम इनके रणनीति। चलिए ठीक है, यही तो आरोप प्रत्यारोप है ना SYL तो इसीलिए भाई वो तो राजनीति की ही नहर है, पता नहीं कब तक राजनीति होगी उस पर। महिमा जी। आयुष जी मैं उत्तर लेने के लिए रुकी थी, लेकिन फिर से बहुत लंबी फहरिस्त आरोप प्रत्यारोपों की हो गई और एक और सवाल खड़ा कर दिया अभी भाजपा के प्रतिनिधि ने। पहले ही देश की सभी जो संवैधानिक बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि ED, EC, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर सवाल उठता रहता है। अभी उन्होंने कहा हमने अपने हक में फैसला तो करवाया ना, और एक बार नहीं कई बार कहा, तो ये स्पष्ट करें कि वो उन्होंने कैसे करवाया और उसके ऊपर कदम क्यों नहीं लिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इसका क्रेडिट भी क्या ये लोग खुद ही लेते रहेंगे कि हमने करवाया? यदि उन्होंने करवाया तो फिर कैसे करवाया? यानी कि वो नियंत्रित कर रहे हैं, और यदि नियंत्रित कर रहे हैं, ये पहली बार इस देश के अंदर पहली बार लगातार सुनवाइयां नहीं हुई है। आयुष जी इस देश के अंदर पहली बार लगातार सुनवाइयां नहीं हुई है, ये देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाइयां लगातार करता रहा है, इसीलिए आज हम ऐसे सिस्टम में बैठे हैं जहां हम। चलिए ठीक है महिमा जी, अब आपके कार्यकाल के समय में, आपके सरकार के समय में आता तब भी आप क्रेडिट तो लेते ना महिमा जी, आप कहते हैं कि हमने पहले भी अच्छे तरीके से करी, इसलिए देखिए हम फैसला भी करवा करके आए, उसको उस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। चलिए नेहरा जी पहले महिमा जी की बात कंप्लीट हो जाने दें, नेहरा जी मैं आऊंगा 1 सेकंड। महिमा जी सवाल करना, आयुष जी छोटा सा सवाल किया था 1976 में माननीय सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया। महिमा जी सुनिए, छोटा सा सवाल है मेरा, 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिया, चलिए नेहरा पानी क्यों नहीं दिला पाए? ठीक है, वो पानी नहीं दिला पाए इसीलिए तो आप सत्ता में बैठे हैं ना नेहरा जी। आज अगर वो उन्होंने पानी दिला दिया तो आप सत्ता में आते कैसे? महिमा जी जब मैंने ये सवाल किया कि आपने क्या पुख्ता कदम उठाए, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हमने सुनवाई करवाई, हमने फैसला करवाया। लेकिन बहरहाल आयुष जी, हमें ये देखने की जरूरत है कि आज भी ये सरकार जो कर रही है, क्या एक और बड़ा अहम सवाल है, क्या भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा की सरकार या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री उस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि एक जो ये नियम आया है कि हम हरियाणा या जो 9 प्रदेश इसके सदस्य होते हैं, उसके अलावा बाहर के प्रदेशों से उसमें ये सदस्य लाना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई वाजिब कारण दे पाई है भाजपा सरकार? क्या भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कोई वाजिब कारण दे सकते हैं? क्या इन 9 प्रदेशों के अंदर काबिल इंजीनियर्स नहीं है? जिन प्रदेशों का ये मुद्दा है और जिनका कोई सरोकार नहीं है इन प्रदेशों के साथ, इस मुद्दे के साथ, इस बोर्ड के साथ 74 से लेके आज तक, वो लोग अब आकर के हरियाणा के अंदर हरियाणा के फैसले करेंगे। इसी प्रकार से जेईई के एक एग्जाम में कुछ वर्ष पहले आपको याद हुआ था कि लगभग 100% कैंडिडेट्स जो चुनकर आए थे वो गुजरात से थे। ये भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसा कैसे होने लगा है कि किस प्रकार की माइक्रो मैनेजमेंट ये सरकार करने की कोशिश कर रही है कि जिसके अंदर अभी हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी, लेकिन अभी बात हो रही है इस तरह की अनियमितता की कि जिसके अंदर जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं
कि आप रिश्ता करवाना चाह रहे हैं जिन दो लोगों का, आप फैसला उनकी शादी को लेकर के करवाने कहीं और जाएंगे। जिन दो लोगों का मसला है या जिन प्रदेशों का मसला है, वो प्रदेश ही तो उसके अंदर भाग लेंगे, उसके अंदर उसकी डिसीजन मेकिंग उस प्रदेश के लोग ही करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं आयुष जी, अभी तो सवालों की फहरिस्त शुरू हुई है। आए दिन ये सवाल बढ़ते चले जाएंगे और भाजपा की चुप्पी भाजपा को शायद एक ऐसे अंधे कोने में ले जाएगी जिसका 2024 में उनको सीधा सीधा जवाब मिलेगा। ठीक है, नेहरा जी अपनी बात कंप्लीट करें, आपकी ऑडियो बीच में इंटरप्ट हो रही थी। अमित नेहरा जी। आयुष, मैं ये कह रहा हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर का आपने सवाल किया था, तो देखिए फेडरल स्ट्रक्चर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये क्या है कि ये लोकल मैनेजमेंट का विषय है। तो लोकल जो स्टेट्स है उनका अपना अधिकार होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले क्या है कि हमने थोड़ा सा 15-20 मिनट SYL पे व्यर्थ कर दी। तो एक सीधा सा ये है कि जब किसान आंदोलन था तो हरियाणा की बीजेपी इकाई ने एक दिन का उपवास किया था। जैसे ही खत्म हो गया आंदोलन, कृषि आंदोलन खत्म हुआ, बिल वापस लिए, तो हरियाणा बीजेपी इकाई भी SYL के लिए उपवास को भूल गई, उसके लिए आंदोलन को भूल गई। तो इनके पास समय है, अब ना कृषि आंदोलन है, खाली है, तो ये आंदोलन करे, पानी लेके आए। चलो इस पे हम बहस नहीं करते क्योंकि आज का विषय नहीं है। मैं तो एक याद दिला रहा था बीजेपी को कि उनको ये करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, ठीक है ना। इस पे हम आगे बहस नहीं करेंगे। अगर बीजेपी इस पे अगर सीरियस है तो आंदोलन करे वो, ठीक है ना, पानी लेके आए। अब बात आती है कि BBMB, तो मैं तो ये कहूंगा BBMMB है ये, भाखड़ा ब्यास मिस मैनेजमेंट बोर्ड। आप मेरी बात समझ रहे? जी। इसमें ये है कि पंजाब और हरियाणा का जो हिस्सा है वो 55 और 45% का है। पंजाब इसका 55% खर्च उठाता है, हरियाणा 45% खर्च उठाता है। उसी के अनुपात में यहाँ से डेपुटेशन पे जाते हैं कर्मचारी। 55% पंजाब से जाते हैं और 45% हरियाणा से जाते हैं जी। पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, ना तो पंजाब से 55% जा रहे हैं और ना हरियाणा से 45%। मजबूरी में BBMB को क्या करना पड़ रहा है, हिमाचल से कर्मचारी लिए इन्होंने, ठीक है ना। जो कर्मचारी पंजाब और हरियाणा के होने चाहिए BBMB में, वो हिमाचल के हैं। और खास बात ये है कि उन पे जो खर्चा आ रहा है उसको ये दोनों स्टेट मिलकर उठा रहे हैं। तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट है। इस पे तो चर्चा हो नहीं रही, ठीक है ना हरियाणा सरकार उठा रही है इस पे और ना पंजाब सरकार कर रही है कुछ चीज पे ज्यादा। तो देखिए ये तो मिसमैनेजमेंट बोर्ड बन चुका है। तो अगर इसका इलाज करना है तो सारी चीजें देखनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक राइपेरियन स्टेट का जिक्र किया था पिछली बार जब मैं बोल रहा था जी। तो पंजाब की तो ये मांग है कि राइपेरियन स्टेट होने के नाते चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए स्थायी रूप में। लेकिन उसकी बात थोड़ी सी मानी गई थी। 2018 में सरकार ने कहा था कि चलो आपको छूट दे दी जाती है, लेकिन अब तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। भी जो स्थायी सदस्यता थी दोनों स्टेट की वो खत्म कर दी। भाई ये दोनों पद जो है वो कहीं से भर सकते हैं। तो देखिए फेडरल स्ट्रक्चर पे तो मैं नहीं कहूंगा ये आघात है। हाँ, ये लोकल जो अपना स्वशासन जिसको बोलते हैं ना, उस पर आघात है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि इस नाते तो हरियाणा ने जो 75% जो उद्योगों में आरक्षण दिया है, तो वो इन्होंने क्यों लागू किया भाई? उसके लिए पूरे आप भारत के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? देखिए वो हक है, पंजाब का भी हक है, हरियाणा का भी हक है, क्योंकि मैनेजमेंट का इसका होना चाहिए। आप दोहरे खेल नहीं खेल सकते और ये नहीं कह सकते कि। और दूसरी बात क्या है कि बीजेपी प्रवक्ता ने आपके पूरे प्रोग्राम पे क्वेश्चन मार्क कर दिया कि आपने पुरानी खबर दिखा दी। आपको इसका खंडन करना चाहिए कि आपने पुराना वो वक्तव्य दिखाया, क्या स्टेटमेंट दिखाई क्या मुख्यमंत्री की। आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते टीवी पे आके। ये एक लोकल जो इशू है और ताजा तरीन बयान है। देखिए आप अखबारों की कटिंग से आप ये नहीं कह सकते कि ये कानून लागू हो गया। आपको हकीकत का सामना करना चाहिए, आपको ऑन करना चाहिए, आपको हाँ भरनी चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। आपको अखबारों के कतर नहीं दिखानी चाहिए। आप बताएं कि ये मुख्यमंत्री का है, आज का है, कल का है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। देखिए जो मुद्दे हैं उनको मुद्दों को आप स्वीकार करें। और रही SYL की बात,
तो आपने जो कृषि आंदोलन के टाइम जो बात किया था उसको आगे बढ़ाए। और दूसरी बात और मैं कह देता हूँ कि कृषि आंदोलन का असर अभी गया नहीं है हरियाणा और पंजाब में। अगर किसानों के तक ये बात अगर पहुंच गई तो दोबारा से एक आंदोलन हो सकता है इस बारे में। किसान सड़कों पे आ सकते हैं कि हमारे जो 27 सदस्य है वो लिए जाए, और सरकार को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये एक चेतावनी भी है सरकार। बिल्कुल। चलिए पंजेटा जी। देखिए आयुष जी, बड़ी हंसी आती है मेरे को। एक कहावत है, उंगली कटा के शहीद हो जाना, जो कि ये भाजपा के प्रवक्ताओं ने ना बहुत बार इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका अगर मैं आपको सही उदाहरण दूं तो इन्होंने कहा कि SYL के लिए भाजपा के विधायकों ने इस्तीफा दिया। ये थोड़ा उस टाइम की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी के साथ NDA की सरकार में, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी और हमारे 5 MP थे, और हमारा कोई सेंटर में हमने लेने से मना कर दिया था, कोई हमें मंत्रालय नहीं चाहिए। और हरियाणा के अंदर भी हमने भाजपा के किसी मंत्री को, भाजपा के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। जब आखिरी 6 महीने रह जाते हैं तो वैसे भी इलेक्शन 6 महीने के अंदर अगर कोई विधायक इस्तीफा दे तो मैंडेटरी है इलेक्शन कराना। जब साल आखिरी 6 महीने रह गए थे, वैसे भी इलेक्शन होने ही वाले थे, उस समय भाजपा के विधायकों ने उंगली कटा के शहीद होने का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल सूट करता है वो काम किया था। तो भाजपा, अभी इन्होंने कहा नेहरा जी ने, तो मुझे लगा विजेंद्र नेहरा जी को, भाजपा के प्रवक्ता को मैं साफ कर दूं कि सच्चाई क्या थी। दूसरा इन्होंने कहा पैरवी। आप पैरवी कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि हमने सुप्रीम कोर्ट से हमने कराया। क्या आपका जजों के, वहां के जज, माननीय जो जजेस हैं उनके ऊपर आपका क्या कंट्रोल है भाई? आप थोड़ी ना करा सकते हो कोई भी फैसला, आप पैरवी कर सकते हो। अब इन्होंने कहा किसी सरकार ने पैरवी नहीं करी। और किस सरकार ने क्या किया? न्याय युग चौधरी देवीलाल ने किया था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था SYL के लिए। जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रयासों से SYL अपनी तरफ की खुदवाई, इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ने गिरफ्तारियां दी। अगर कुछ नहीं किया तो भाजपा ने आज तक कोई धरना भी नहीं किया। ठीक कह रहे हैं अमित नेहरा जी कि एक ही उपवास से 1 दिन का करके क्या होगा, आगे आप चुनावी मुद्दा हो तब तो आपने बहुत उठाया, अब आप चुप हो। 7 साल से आपकी सरकार है, उस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हो आप। अब बात आती है इस चीज की आवश्यकता क्या थी। अब जो मेंबर्स हैं, जो इससे पहले अभी ये कह रहे थे, एक कानून बन गया है वो, और विद्युत मंत्रालय सेंटर का है जिसने अमेंडमेंट करके इसको कानून बनाया। आप अखबार की कटिंगों को बता रहे हो यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ के। अब देखिए, वही मेंबर अपना हिस्सा मांग सकते थे इससे पहले जो स्टेट्स मेंबर है, पानी का, सिंचाई का और बिजली का। पानी पे और बिजली पे वही मेंबर क्लेम कर सकते थे। अब आप उठा के और मेंबर यहाँ ला रहे हो। तो इस मुद्दे को और सुलझाने की बजाय भाजपा उलझाने। पंजेटा जी, अब मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब इसको लेकर के जो विवाद है, देखना यह है कि इस पर अब सरकार का पक्ष और केंद्र सरकार का भी पक्ष इस पर क्या होता है, क्योंकि अपने अपने तर्क यहाँ पर जरूर रखे जा रहे हैं, लेकिन इसका हल या समाधान पर आगे कैसे निकलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।